अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुश आमदीद। आई एम योर होस्ट ज़ीनत सरफराज। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे, ठीक ठाक हैं और अल्लाह करे कि हमेशा आपकी ज़िंदगियों में भी बहुत सुकून रहे और आपके चेहरों की मुस्कुराहट बरकरार रहे। अगर आप किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट का बायस बनते हैं तो आप समझें कि अल्लाह ताला की ज़ात आपसे खुश है। अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो रब की ज़ात आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करते हैं। एक बहुत अच्छी बात मैं कहीं पढ़ रही थी कि आप लाइफ में हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम रिसाइकिल कर सकें, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है, वक्त एक इतनी कीमती शय है अल्लाह की ज़ात की जानिब से जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि आज जो वक्त, जो टाइम आपके पास है उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बरोकार ला के उसे क्वालिटी टाइम बनाएं और अपनी ज़ात के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें ताकि आप कभी ज़िंदगी में आपको रिग्रेट नहीं करना पड़े। अगर आपकी ज़िंदगी में पछतावे नहीं हैं और आप पछतावों के बिना ज़िंदगी गुजारें तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ नहीं हो सकती। हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना बेस्ट देना चाहिए, फिर उसका आउटकम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा वो अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ज़ात आपको बेहतरीन से नवाजने वाली है। समटाइम हम दुआ करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। कोई ऐसी दुआ नहीं है जो रद्द हो जाए। अल्लाह ताला की ज़ात आपको बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाजती है और वो इस तरह से, इस अंदाज से नवाजती है कि आपके वहम गुमान में भी नहीं होता है। तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, हमेशा होप रखें, हमेशा दुआ करते रहें। अगर अल्लाह ने आपको दुआ की तौफीक दी है तो दिस इज अ सिग्नल कि उसने आपकी दुआ को कबूल करना ही करना है। तो ये तवक्कुल आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। मौसम तो बेहद हसीन है। सुबह सवेरे से ही हम देख रहे हैं कि फजर के टाइम से, मैं फजर में उठी तो बड़ी मज़े की हवा चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से मौसम खासा बेहतरीन है, काफ़ी हसीन है और जो हब्स है वो नहीं आज महसूस हो रहा। और आज के दर्जा हरारत पर अगर नज़र डालें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे ही मैं हमेशा कहती हूँ कि मौसम की तब्दीली आपकी ज़िंदगी में, आपकी रूटीन में भी बड़ी जो है वो चेंजेस लेकर आती है। और आज जैसे बादल भी हैं, हवा भी चल रही है, मौसम अच्छा है, खुशगवार है, तो बहुत सारे नाश्ता पॉइंट्स पे भी लोगों का रश पड़ जाता है। लोगों का फिर थोड़ा सा दिल ललचा जाता है कि ठीक है आज मौसम अच्छा है तो फैमिली के साथ क्यों ना एक क्वालिटी टाइम खाने की मेज़ पर, नाश्ते की मेज़ पर शेयर किया जाए। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी रवायत हमारे यहाँ है। जैसे मौसम की तब्दीली, इतना जिंदा दिल लोग हैं पाकिस्तान में, इतना हम सब मिलकर हर चीज़ को छोटी छोटी सेलिब्रेशन करते हैं कि वो शायद कहीं और दुनिया में हमें दिखाई नहीं देती, दीगर कंट्रीज में दिखाई नहीं देती। जो सकाफत, जो रवायत हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं और मौसम की तब्दीली के साथ ये सारी चीजें रूनुमा होती हैं। तो आज पूरा दिन आपको बादल दिखाई देंगे, बादल और सूरज की खूबसूरत सी आंख में चोली आपको देखने में मिलेगी। लेकिन आपने कोशिश करना है कि फिर भी एहतियाती मेजरमेंट्स को हमेशा मैं कहती हूँ कि फॉलो किया करें, क्योंकि मौसम की तब्दीली का कुछ पता नहीं होता है कि कब कौन से करवट मूड बदल जाए मौसम का और मौसम गर्म कब हो जाए। तो आपने पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखनी है, एहतियाती तदाबीर को जरूर फॉलो करना है ताकि आपकी सेहत बरकरार रह सके और आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जैसे आज का मौसम अच्छा है ऐसे ही आज 1 अगस्त है और इसी के साथ हमें एक लेट नाइट एक खुशखबरी मिली जो कि बड़ी खुशगवार है। लेकिन क्या वो तब्दीली, क्या वो खुशखबरी काफी है? उससे हमारी जिंदगियों में क्या इंपैक्ट जाएगा, उससे हमारे लिए कितनी ज्यादा आसानियां होंगी? क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, वजीर खजाना ने नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी किया, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़या हुई है। डीजल की अगर हम बात करें तो 10 रुपए के लगभग इसमें कमी आई है और साथ ही साथ पेट्रोल की कीमत में भी फी लीटर कीमत में 6 रुपए की कमी आई है, जिसके बाद 272 रुपए हमें मिलेगा डीजल और 259 रुपए हमें पेट्रोल मिलेगा। लेकिन क्या ये जो कमी है ये काफी है? इतनी ही कमी होनी चाहिए या मजीद इसमें कमी की गुंजाइश है? इससे आवाम के लिए कितना रिलीफ होगा? आज मौसम भी शायद इसीलिए बेहतरीन है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कहीं ना कहीं कमी आई है, तो मौसम को पता चला कि अच्छा आज शहरियों के लिए कुछ अच्छी नवीद है, तो क्यों ना इस मजे को दुबाला कर दिया जाए। तो इसी मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर शराज भट्ट और साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर फजील अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? एक तो मौसम इतना अच्छा है और ऊपर से पेट्रोल की कीमतों में कमी, आगे जैसा लग रहा है शराज? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने से बताया कि इस वक्त जो भी रिलीफ मिले वो किसी भी नेमत से कम नहीं है इस वक्त। अभी हम लोग इस पोजीशन में है फाइनेंशियली, खासतौर पर पाकिस्तान के वाले से बात करें तो, कि इस वक्त
किसी किस्म की भी छोटी खुशखबरी भी जो है ना, वो हमें बहुत बड़ी नजर आ रही है। उसको हम बड़े मैक्रो लेवल के ऊपर देख रहे हैं। द रीजन बिहाइंड के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, जो चैलेंजेस हैं हमें हमारे मुल्क को, उसकी वजह से हमें हर दूसरे दिन को बुरी खबर ही सुनने को मिलती है। और इस अच्छी खबर के साथ बुरी खबर भी अटैच कर देता हूँ। मत करें, लोग बहुत खुश है, उनके चेहरों की मुस्कुराहट। आज सुबह पता लगा कि यकम अगस्त से एलपीजी की प्राइसेस भी जो है वो बढ़ा दी गई हैं जी। और ये बिलाशुबा एक बुरी खबर इस वजह से है क्योंकि सुई गैस आप ना भी इस्तेमाल करें तो आपका 4-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, क्योंकि 2 घंटे सुबह गैस आती है, 2 घंटे शाम में आती है। सुई गैस तकरीबन ना होने के बराबर है। हमें अपने खाने की टाइमिंग सुई गैस के आने से मशरूत करनी पड़ती है कि हमें खाना तब बनाना है जब सुई गैस होगी। तो ऐसे में लोग हर घर में अब सिलेंडर होता है जरूर एलपीजी का। बिल्कुल ऐसा ही। और वो होता है ट्रबल शूट बेसिस के ऊपर। अगर आपको गैस चाहिए फौरी तौर पर और गैस अवेलेबल नहीं है, कुछ चाय बनानी है, कुछ खाना बनाना, कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो एक सिलेंडर जो है वो घर के ऊपर घर पे लाजमी होता है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये अल्टरनेट गैस नहीं है, अब ये वो गैस होने लगी है जिसके ऊपर हम डिपेंड करने लगे हैं। एग्जैक्टली। तो अब इसकी प्राइस का बढ़ना जो है ये इसी तरह पहले एलपीजी की प्राइस बढ़ती थी तो हम इंटरव्यूज देखते थे, रिक्शा ड्राइवर्स के इंटरव्यूज होते थे। हाँ, क्योंकि वो रिक्शे के साथ उनका, हाँ, बिल्कुल एलपीजी से हमारे रिक्शा चलते हैं, हमारी वैगनें चलती हैं। लेकिन अब एलपीजी जो है घरों में इस्तेमाल हो रही है फॉर द कुकिंग पर्पस। तो मुझे लगता है कि इस गैस को महंगा नहीं करना चाहिए, हुकूमत को इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। एक ईंधन आपने सस्ता कर दिया है और दूसरा ईंधन आपने महंगा कर दिया है, तो दिस इज समथिंग बैलेंस रखती है हमारी। दे हैज टू बैलेंस द इक्वेशन। एक अगर चीज हम सस्ती कर रहे हैं तो दूसरी चीज महंगी कर रहे हैं। रोटी सस्ती हो रही होती है तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है। आपको याद होगा कि 16 रुपए की रोटी कर दी थी और उससे वेरी नेक्स्ट डे 5 रुपए यूनिट बढ़ा दिया था। तो मतलब आप यहाँ पे रिलीफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ से आप रिलीफ वापस ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिलीफ अगर कंप्लीट देना है आवाम को तो एक दफा कंप्लीट रिलीफ भी देखे हर तरफ से सस्ती करें। तो बिलाशुबा एक ईंधन सस्ता हुआ है और वो इस वजह से नहीं हुआ कि हुकूमत ने किया है, वो इस वजह से हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस जो है वो कम हो रही है और उसकी वजह से जो है हुकूमत ने प्राइस कम की है, लेकिन साथ ही एलपीजी की प्राइस भी बढ़ा दी है, जो कि लम्हा फिक्री है। और ये बड़ी ना वो चीज़ है कि हम हर चीज़ को, जैसे वो तराजू नहीं होता है कि इधर से निकाल के चीज़ इधर रख ली, इधर से निकाल के इधर रख ली, ताकि बैलेंस रहे, और हमारी हुकूमत को शायद ये करने में मजा आता है। अच्छा फजील, जितनी कीमत कम हुई है क्या ये काफ़ी है या मजीद हमें कीमतें कम होती हुई दिखाई देंगी? देखें जीनत, जैसे भट्ट साहब ने कहा है कि जो हालात बन चुके हैं इस वक्त, तो अभी 6 रुपये कम हुई है, अगर 2 रुपये कम करते तो फिर भी चलें, अच्छी खबर ही थी, क्योंकि हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब गवर्नमेंट अगर कोई भी ऐलान करती है, थोड़ा सा भी रिलीफ देती है, तो वो ऐसे लगता है कि जी बहुत अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि पहले हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हैं कि हर बंदा जो है वो इस वक्त परेशान है महंगाई की वजह से। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि जैसे एलपीजी की कीमत का बताया कि पेट्रोल सस्ता कर दिया, एलपीजी महंगी कर दी, और यही हर दफ़ा होता है। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो एलपीजी की कीमत कम, अगर एलपीजी की कीमत बढ़ाते हैं तो पेट्रोल सस्ता कर देते हैं। और जैसे रोटी का बताया भट्ट साहब ने कि 16 रुपए की और बिजली महंगी कर दी। अब ये देखेंगे रोटी की कीमत गवर्नमेंट ने तय की है अब 13 रुपए, लेकिन जब 13 रुपए रोटी की कीमत तय की थी तब आटे की कीमतें भी इतनी कम आ गई थी, नीचे आ गई थी कि 3000 या 3200 रुपए में फी मन आटे की कीमत थी। अब आटा दोबारा से फिर 4200 मन हो चुका है और रोटी की कीमत 13 रुपए ही है। अब तंदूर मालकान फिर से दोबारा रोटी की कीमत बढ़ाने का सोच रहे हैं कि 20 रुपए की रोटी हम सेल करेंगे, इससे कम नहीं कर सकते। तो जब आपका चेक एंड बैलेंस नहीं होता किसी चीज़ के ऊपर, तो आप फिर वो जो फैसले करते हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना मुश्किल होता है, ना सिर्फ इंतज़ामिया के लिए बल्कि गवर्नमेंट के लिए। और जब आप आटे की कीमत को देखें कि वो 1000-1200 रुपया बढ़ चुकी है, तो उसी कीमत पर कैसे रोटी सेल कर सकता है कोई? हाँ। तो जब कोई रिलीफ देती है गवर्नमेंट, तो उसके तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखना चाहिए कि ये इसका फ़ायदा क्या हर तबके को पहुंचेगा, और अगर फ़ायदा पहुंचेगा तो क्या जिनके ज़रिए ये चीज़ जाएगी वो तो नहीं नुकसान में जाएंगे, क्योंकि वो भी तो कारोबार करने बैठे हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात है शराज के हमारे यहाँ जो रिलीफ है वो सबको नहीं मिल रहा है।
वो कहीं किसी को वो रिलीफ फील हो रहा है कि एक्चुअली मेरा थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा मुझे कुछ अच्छी चीज मेरे साथ हुई, और किसी को लगता नहीं। जैसे एलपीजी की आपने बात की कि एलपीजी की कीमतें पहले बढ़ती थी तो सिर्फ रिक्शा ड्राइवर से पूछा जाता था, अब घरेलू सारिफीन है वो भी इसकी जद में आ गए। इसी तरह से पेट्रोल की कीमतें तो कम हुई हैं, लेकिन सेम अगर ऑटो वाले की ही सूरत हाल देखी जाए तो एक तरफ कमी है, एलपीजी की कीमत बढ़ गई है, उसका तो वहीं का वहीं नुकसान रहेगा ना, उसका तो हिसाब बराबर हो गया, उसको तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये सारा मामला अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो फिर कीमतों में कमी करने का मकसद क्या है? अगर आपने दूसरी तरफ चीजों की कीमत को बढ़ाना ही है, या तो आप जो दूसरी एलपीजी की जैसी हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर वो है उसकी कीमत वैसे ही रहने देते और इधर से कमी कुछ करते, तो फिर हम समझते कि घरेलू सारिफीन को, ऑटो रिक्शा वालों को, या फिर जितने भी कारोबारी हजरात, इंडस्ट्री, उसको कुछ ना कुछ फर्क उसकी बिल्स में आएगा। लेकिन नहीं, इस तरह से कोई चीज नहीं है। वो ही बात है कि इधर की चीज निकाल के इधर रखते नहीं, इधर की चीज निकाल के इधर रखते नहीं, और सिचुएशन सेम है। देखिए, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और जो मुआशी हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, हुकूमत क्या करती है? हुकूमत को अपनी रेट कायम रखनी होती है। गवर्नमेंट कोई भी होगी उसको अपनी रेट कायम करनी होती है, और उसको आम आदमी की नज़र में एक अवाम दोस्त हुकूमत अपने आप को डिक्लेयर करना होता है। तो वो इन तंग हालात में, इन मुआशी तंगदस्तियों के अंदर भी सस्टेन रखने के लिए और अपनी इमेज, अपनी सॉफ्ट इमेज जिसको आप बोलते हैं, वो उजागर रखने के लिए इस तरह के रिलीफ देके वो फिर जब इलेक्शंस आते हैं या कुछ ऐसा मौका आता है, You mean they just pretending कि ये एक दोस्त हुकूमत है अवाम के लिए, जो है बड़ी अवाम दोस्त हुकूमत है और बड़ा दर्द दिल रख रही है अवाम के लिए। खिताब होता है या वज़ीर आज़म खिताब कर रहे होते हैं तो फिर उन्हें कुछ ना कुछ तो मेंशन करना होता है कि हमने फलां तारीख को पेट्रोल कम किया था, फलां तारीख को हमने किया था। अब 2 दफा आपने मुसलसल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं और 6 रुपये अगर आपने कम कर दी हैं, पिछले 1 महीने के अंदर मुसलसल 15-15 दिन के गैप से 2 दफा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं और अब आपने 6 रुपए सिर्फ कम कर दिए हैं। तो दिस इज नॉट अ रिलीफ। ये आम आदमी के लिए देखने में रिलीफ है, उस आदमी के लिए जिसकी जेब में है ही 500 रुपए और उसने पेट्रोल डलवाना है, उसने 200 का पेट्रोल डलवाना था, वहीं उसको 170 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ गया। पहले वो 200 का डलवा था, अब 170 का, उसको 30 रुपए का फायदा हुआ। ये उसके लिए फायदा है जिसने, मतलब अब देखें ना, आप पेट्रोल कम हुआ है, कोई आपने सुबह से अब तक कोई खबर सुनी है कि बसेस की किराए कम हो गए, गाड़ियों की? अच्छा, ये भी एक बड़ी मजेदार सी बात है कि हमारे यहाँ ये भी बड़ा होता है कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, किरायाजात भी बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे भी उसका असर आता है, हमें हर तरफ उसके असरात दिखाई देते हैं, लेकिन कमी के साथ वो असरात दिखाई नहीं देते। लेकिन क्यों? इसके पीछे की क्या वजह है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब कमी वाक़ई होती है तो वो सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हमें कोई भी अच्छी खबर सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही इन कीमतों में इजाफा होता है तो रातों रात किराए बढ़ा दिए जाते हैं। लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर जो कि शहर के अंदर चल रही होती है उसके किरायाजात में भी इजाफा हो जाता है। तो इसके पीछे की फजील क्या वजह है कि ये तमाम चीजें एक साथ क्यों नहीं होती? कमी के साथ ये तमाम असरात हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं तो तमाम हमारे जितने ट्रांसपोर्टर्स उनको भी याद आ जाता है कि भाई अब तो कीमत ज्यादा है तो हमें किराए भी ज्यादा लेने हैं। देखिए जीनत, जैसे भट्ट साहब ने बात की है कि गवर्नमेंट ने अपनी रेट कायम करनी होती है, लेकिन अफसोस के साथ कि हमारी जो भी गवर्नमेंट हो, हमें कहीं भी उसकी रेट कायम होती नज़र नहीं आती। जब किराए की बात आती है, आपका पेट्रोल या डीजल जब महंगा होता है तो उसके बाद भी आपके आरटीए की जानिब से एक रेट लिस्ट जो है वो, जैसे मार्केट कमेटी रोजाना रेट लिस्ट शाया करती है और फिर वो तमाम मार्केट के अंदर वो आवेज़ा की जाती है दुकानदारों की जानिब से, तो वैसे ही एक किरायानामा जो होता है वो आरटीए ने जारी करना होता है पेट्रोल महंगा या सस्ता होने के बाद। लेकिन वो होना तो ये चाहिए कि जैसे ही कीमत बढ़ी है और आपको आइडिया होता है कि कीमत बढ़नी है या कम होनी, लेकिन कितनी बढ़नी है ये तो चलें मान लेते हैं कि नहीं आइडिया, लेकिन अगर रात के वक्त वो कीमत बढ़ी है या कम हुई है तो उसके मुताबिक आपको सुबह के वक्त वो आपका किरायानामा जो है वो निकल जाना चाहिए आपके तमाम जो लारी अड्डे हैं या फिर जीटीएस है उनके अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब किराए पेट्रोल सस्ता होता है तब भी वो किरायानामा जब आता है उसके ऊपर अमल दरामद करवाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब पेट्रोल महंगा हो तो वो खुद ट्रांसपोर्टर्स अपनी मर्जी से किराए बढ़ा देते हैं, बजाय इसके कि आरटीए सेक्रेटरी की जानिब से वो रेट लिस्ट आए, वो किरायानामा आए, उसके मुताबिक बढ़ाएं।
वो खुद बढ़ा देते हैं। लेकिन जब सस्ता होता है पेट्रोल फिर वो किराए कम नहीं करते, और जब आरटीए की जानिब से वो किरायानामा लिस्ट जारी भी की जाती है उस पर भी अमल दरामद मुश्किल से ही करवाया जाता है। तो इस चीज़ को हम देखें तो कहीं भी गवर्नमेंट की जो रिट है वो हमें नज़र नहीं आती, और रिट कायम किसने करवानी है वो गवर्नमेंट के अदारे होते हैं, आपकी ज़िला इंतज़ामिया होती है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो तो अपने दफ्तरों की हद तक महदूद रह जाते हैं, वहाँ पर अफसरशाही सिर्फ अंदर से बैठकर वो ऑर्डर्स जारी करते हैं, खुद जाकर चेक नहीं किया जाता। तो रिलीफ तब मिलेगा पेट्रोल सस्ता होने से जब आपकी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किराए कम करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादातर देखें तो लोग जो हैं वो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, और ऐसे लोगों के लिए ही वो असल में रिलीफ होता है। अगर उनको ही रिलीफ नहीं मिलना, किराए ही कम नहीं होने, तो फिर रिलीफ किस चीज़ का? बिल्कुल ठीक है। और रिलीफ के नाम पे मतलब कि हमेशा से नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन वही बात है कि ज़िलाई इंतजामिया अपने ठंडे कमरों से और सर्दियों में गर्म कमरों से बाहर नहीं आते हैं। आवाम का बाहर जो हाल हो रहा है। जिस तरह से हम दीगर देखते हैं कि रेट लिस्ट नहीं, किसी भी चीज़ पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता, इसी तरह से किराएनामे का भी वही हाल है। तो हम यहाँ पे कन्वीनियंस के हिसाब से शराब चलते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे हमारा फायदा है, कीमतें बढ़ी हैं, किराए बढ़ गए हैं, हमारे ड्राइवर हजरात को पता है कि यहाँ पे हमारा फायदा है, तो उनको तब किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। लेकिन किराए कम करने के लिए नोटिफिकेशन की भी जरूरत है, अमल दरामद करवाना भी मुश्किल हुआ जा रहा है। मैनेजमेंट हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। देखें, मैनेजमेंट तब होगी जब एक मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल तब होता है। अगर वो इकोनॉमिकली स्टेबल ना भी हो, अगर उनकी अशराफिया, उनकी गवर्नमेंट, आला हुकाम जो हैं, जब तक वो अपने, आपने नोट किया होगा कि जब से महंगाई शुरू हुई है पिछले 1-1.5-2 साल से एक्स्ट्रा महंगाई हो गई है, और इस महंगाई ने अब सिर्फ गरीब तबके को मुतासर नहीं किया, अब अच्छे खासे फाइनेंशियली तगड़े बंदा भी जो है वो भी अच्छा खासा हिल गया है। गरीब आदमी के साथ उसकी 5 लोगों की 6 लोगों की फैमिली अटैच होती है, दैट्स इट। उसको उन लोगों के बारे में सोचना होता है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू डोंट केयर अबाउट। लेकिन एक जो अमीर आदमी होता है जिसका वेल स्टेबल बिजनेस होता है, उसके साथ बहुत सारे खानदान जुड़े होते हैं, तो वो अपने आप को, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एक सर्टेन ग्राफ से नीचे नहीं आने देता है। वो अपनी सर्टेन ग्राफ तक रखता है। वो जब सर्टेन ग्राफ से हल्की सी भी 0.5% भी उसकी नीचे आएगी ना फाइनेंशियल पोजीशन, वो अपने आप को फाइनेंशियली इनस्टेबल समझता है। बिकॉज आई हैव बिन विद द बिजनेसमैन, हम समझते हैं उसका बिजनेस अच्छा खासा तो चल रहा है, अभी रोता रहता है। हाँ। वो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता है, वो जैसा 2 साल पहले अच्छा चल रहा था वैसा नहीं चल रहा। उसकी 2 शिफ्टों से 1 शिफ्ट पे फैक्ट्री आ गई है। अच्छा, ये माइलेज की कमी से, जैसे 6 रुपए की 10 रुपए की कमी से कारोबारी तबके पर कोई असर जाता है अच्छे या बुरे अंदाज में? अब आप देखें, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। सुबह सुबह 6 बजे 5-6 बजे सब्जियां लेने के लिए सब्जी मंडी गाड़ियां जाती हैं सुबह सुबह। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है ना, तो वेरी नेक्स्ट डे जब वो गाड़ियां जाती हैं ट्रांसपोर्ट की सारी वहां पर सब्जी मंडी, और बड़े पैमाने पर सारी शहर के अंदर ऑफिस उनके फैल जाते हैं, फलां सब्जी मंडी से फलां सब्जी, वो गाड़ियों के किराए वेरी नेक्स्ट डे बढ़ जाते हैं जब पेट्रोल बढ़ता है। आज पेट्रोल कम हुआ है, किराए कम नहीं हुए। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। ये मैं कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट सिर्फ उन किरायों में नहीं जो हमने सवारी करके बसों में जाना है, आपकी तरसीलात, आपकी गुड्स की तरसीलात जो है वो बड़ी महंगी हो जाती है। आप वेरी नेक्स्ट डे वो ड्राइवर जाएगा, उसको कहेंगे जी कितना, 1500 रुपए जी, कल तो 1200 लिया था। नहीं जी, वो पेट्रोल नहीं बढ़ गया, किराए सुबह बढ़ गए। हाँ, लेकिन नहीं भी बढ़े होते। इसको बोलते हैं खुद साख्ता महंगाई। एक महंगाई होती है जो टॉप टू बॉटम आ रही होती है और हमें वो महसूस हो रही होती है नोटिफिकेशंस की शक्ल में, जैसे आपने बताया। एक महंगाई होती है खुद साख्ता महंगाई, जो हम खुद कर देते हैं कि लीजिए ये मोबाइल फोन का कवर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हुआ ना, मतलब उसका कवर क्या ताल्लुक है। ये चीजें जो है कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह फजील ने बताया कि मजिस्ट्रेट्स, प्राइस कंट्रोल कमेटियां, जिले इंतजामिया, ये मुतहरिक होते हैं। अब हमने पिछले 2 साल से, हम 2015-16 में हम लोग जब रिपोर्टिंग करते थे, मुझे अभी भी याद है, प्राइस मजिस्ट्रेट जब शहर के अंदर या मार्केट के अंदर आ जाता था तो लोग काम जाते थे। आजकल आते नहीं है, तो लोगों को पता है कि जितना मर्जी, अब किसने आना है, एक अरशद करियाना स्टोर और वट एवर द नेम इज, उसको पता है मेरे पास किसने आना है, तो मैं चीनी 150 रुपए किलो है, वो 160 बेचता है। वो क्लेम क्या करता है कि मैं साथ में आपको शॉपर भी तो दे रहा हूँ, मेरी वहां से चीनी चल के भी तो आती है। वो सब कुछ कॉस्ट आपकी चीनी में शामिल है।
एक्स मिल चीनी का 134 रुपए, तो आप किस तरह से 160 रुपए? हालात इतने कैसे बदल गए जरास, कैसे ये हालात इतने गंभीर हो गए, और ये क्यों हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे हमारी गवर्नमेंट कि ये अगर यही सिलसिला रहा तो आवाम बेचारे की तो सकत खत्म हो गई है, उसके अंदर तो कुछ नहीं बचा। इकोनॉमिकली अनस्टेबल कंट्री भी हो फिर भी गुजारा उसका हो जाता है। हमारी तरह की दो चार कंट्रीज और भी बड़ी मुश्किल से, एथोपिया हो गया, दो और से मुल्क हो गए, लेकिन वो दे हैप्पी। कभी हमने उनकी ऐसी खबरें नहीं सुनी कि लो जी आवाम की गवर्नमेंट इक्वली कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द सैक्रिफाइस, कुर्बानी में इक्वली कंट्रीब्यूट करती है। हमारे यहाँ आप गवर्नमेंट का लिविंग स्टैंडर्ड देखें, जो गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, उनकी गार्ड, कभी वो सरफा करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइस के अंदर? द बिग नो, कभी भी नहीं। वो अपनी जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल पोजीशन से ट्रेडर नीचे आ गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट नीचे आ गया है, उसने अपने अखराजात कम कर दिए, उसने ट्रैवलिंग कम कर दी है। गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट के आज भी अखराजात वही हैं जो 2012 में थे, आज भी वही प्रोटोकॉल्स हैं, आज भी वही गाड़ियां, आज भी वही दौरे हैं, वही बड़े बड़े आलीशान जो हैं वो उनके बंगले हैं, अखराजात वही हैं, खाना पीना वही है। ये कैसे हो सकता है? हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु जब वो कहते थे मैं आई विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर कोई भूखा सोया, कोई भूखा सोता है, और तो यहाँ पे लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो आप देखें कि उसकी जिम्मेदारी किसके सर पे है? मैं कहता हूँ कि अगर आप एक मुल्क चला रहे हैं, अगर आप वजीर आजम हैं और आपके नीचे आपकी पूरी जो आपकी कौम है वो भूखी अगर सो रही है या कोई खुदकुशी कर रहा है, आपके तो हलक से निवाला नहीं नीचे उतरना चाहिए। तो मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट को भी कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए। अब मैं आता हूँ सेक्रीफाइस क्या करना चाहिए। सेक्रीफाइस करना चाहिए अपने 50% IPPs, यस, अपने 50% IPPs सेक्रीफाइस कर दें प्लीज, फॉर द सेक ऑफ द पीपल। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठा बोल रहा हूँ, कोई शायद कोई सुन रहा हो कि उनको करना चाहिए ये। दिस इज द टाइम, दिस इज द हाई टाइम। लोग याद रखें, आपको लोग, हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे, उनके बच्चे आप लोगों को अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। अभी जो IPPs के हिसाब के भी लिहाज से जो खुले इंकशाफात हुए, उसमें जो खुले आम शराज करप्शन हुई है वो भी किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। जितना जो हमें प्रोड्यूस होकर बिजली मिली नहीं है उसके पैसे भी हमने भरे। पहले करप्शन होती थी छुपी, हाँ, अब तो खुले आम है, अब सबके सामने हो रही है, सब एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। IPPs हैं, गवर्नमेंट के हैं, 25 रुपए इजाफी लिया जा रहा है जिसकी हमने बिजली इस्तेमाल नहीं की, फलां हो रहा है। एवरीवन इज टॉकिंग टू एवरीवन एल्स, हर एक को हर एक के बारे में पता है। टॉक शोज हो रहे हैं, मॉर्निंग शोज हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके ऊपर, गवर्नमेंट को पता भी है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, कोई रद्द-ए-अमल नहीं, कोई मौकफ नहीं, बिकॉज दे आर नॉट आंसरेबल। लेकिन जिस गलत में आप खुद शामिल होते हैं ना, उसके बारे में आप कभी भी बात नहीं कर सकते हो। दैट इज द सिंपल पॉइंट। ये सिंपल, हाँ, आंसरेबल है, सब चीजें हैं, और ये तमाम हालात इसी तरह से चलते रहेंगे तो मतलब आवाम चीखती भी रहेगी, एहतजाज भी करती रहेगी, जैसे कि हम पिछले दिनों से देखते चले आ रहे हैं। डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो एहतजाज करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, हड़ताल पे भी जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने एक ट्रैक है उनका, वो उसी पे चलते जा रहे हैं, और उसी ट्रैक पे चल के बाद में वो कुछ दिन के बाद स्पीच करते हैं या रिपोर्ट पेश कर देते हैं कि सब बहुत अच्छा है, आवाम को हिस्ट्री में पहली बार इतना रिलीफ मिल रहा है, आवाम को ये सहूलत है, ये सहूलत है, ये सहूलत है। आवाम की चीखों पुकार कभी आप उन ऐवानों से बाहर आकर सुने तो आपको पता चले कि वो कितनी पिसी हुई है और कितना मुश्किल है उसका गुजारा करना। ये हालात आसान नहीं है किसी भी आम शहरी के लिए, किसी भी तबके के लिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जिस पे हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। के लिए बढ़ते हुए टैक्सेस की जो भरमार है उनको कैसे मुतासिर कर रही है, और इन तमाम सिनेरियो में जबकि बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, क्योंकि हमारी बड़ी इंडस्ट्री का हमारी छोटी इंडस्ट्री के साथ, ट्रेडिंग के साथ बड़ा एक लिंकेज रहता है हमेशा से। कारोबार का ये पूरा सर्कल एक दूसरे के साथ मिलकर चलता है, लेकिन नाक़िस हुकूमती पॉलिसियाँ, बढ़ती हुई बिजली की कीमतें और कम होती हुई मुलाजमत और उजरत किस तरह से तमाम शोबे ज़िंदगी को मुतासिर करने के साथ साथ छोटे ताजरों के लिए क्या मसाइल लेकर आई है, उसी पर हम बात करेंगे कि अभी अगर देखें तो फजील छोटे ताजरों के क्या हालात हैं, क्या मौजूदा सूरत हाल है, उनके लिए जो टैक्सेस की भरमार है उनके कारोबार को उसने कितना मुतासिर किया है। देखें ज़ीनत, टैक्सेस जो हैं वो तो कारोबारी तबके ने देने हैं, लेकिन जो देते हैं उन्होंने ही देने हैं, और ये FPR की ये बड़ा वैलिड चीज है कि जिन्होंने देने हैं उन्होंने ही देने हैं। और ये FPR की नाअहली रही है कि आप अगर सिर्फ घंटा करके 8 बाजारों में देखें तो वहाँ पर तमाम मलहिका मार्केटें, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं, और आप अगर वहाँ पर जो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको
देखें तो आपको 8 से 9 हज़ार दुकानदार मिलेंगे जो टैक्स पेयर हैं। बाकी तमाम जो हैं वो बस ऐसे ही। और FBR की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पर अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर वहाँ पर जो तमाम दुकानदार हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ। और ये देखें नाहली में इसलिए कह रहा हूँ कि हम फ़ायदे नहीं बता सके कि आप अगर टैक्स नेट के अंदर आएंगे तो आपको फ़ायदे क्या होंगे। हमने सिर्फ एक डर पैदा किया है लोगों के अंदर कि अगर आप टैक्स नेट में आ गए। आपको नहीं लगता कि टैक्स पेयर के जो फ़ायदे हैं या उसकी जो सहूलियात हैं वो बताने के बजाय वो दिखाई देनी चाहिए ताकि देखने वाला उससे अट्रैक्ट हो? और ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया है कि दिखाएं क्या, हम टैक्स सिर्फ लेते हैं, उसके बदले देते कुछ नहीं। उसके बदले हमने दिया ये है कि फैसलाबाद जैसे आपने कहा कि एक इंडस्ट्रियल सिटी है हमारा, और अब नहीं रहा। वो कैसे नहीं रहा कि आपकी 50,000 जो लूमें हैं वो तो बंद हो चुकी हैं, और उसकी बड़ी वजह यही है कि आपकी बिजली महंगी है, टैक्सेस की भरमार है। आप टैक्स लें, ज़रूर लें, मुल्क जो है वो टैक्स से ही चलता है, लेकिन उसके अगेंस्ट आप कुछ चीज़ें भी तो देना। आप अपने जो सनतकार हैं उनको को रिलीफ दें, उनको पता चले कि हमने यहाँ रहकर कारोबार करना है, हमने टैक्स देना है, हमारा मुल्क चलेगा, हमारी फैक्ट्रियाँ चलेंगी। अब आप पावर लूम सेक्टर को देख लें तो वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं टैक्सेस की वजह से, महंगी बिजली की वजह से, जो चल रही हैं उनके ऊपर भी बोझ ये पड़ चुका है कि जो बंद हो चुकी हैं, जो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रही, उनके हिस्से का भी बिल आपने देना है जो चल रही। और वो बहुत जल्द वो भी बंद हो जाएंगी। फिर आप किससे बिल लेंगे? बंद फैक्ट्रियों से बिल लेंगे। फिर लोग आपको गिरेबान तक आएंगे आपके कि बंद फैक्ट्रियों से कहाँ से हम बिल दें। तो टैक्सेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बिजली महंगी, 60 से 70 रुपए का यूनिट फी यूनिट पड़ रहा है पावर लूम सेक्टर को। और आप देखें कि ये वो कैसे फिर अपना कारोबार चला सकते हैं। 60 से 70 रुपए का यूनिट अगर मिलेगा पावर लूम को, वो तैयार होगा कपड़ा पावर लूम से, जब उसके बाद वो फिर आपकी डाइंग पे जाएगा, प्रिंटिंग पे जाएगा, वो तैयार होने के बाद जब मार्केट में आएगा तो वो आम बंदे की टेक्सटाइल के लिहाज से भी हम देखें तो कोई एक सेक्टर नहीं है। जैसे डाइज एंड केमिकल्स हैं, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर अलग से है, नीटिंग का सेक्टर अलग से है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, डिफरेंट सेक्टर से गुजर कर एक चीज़, एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट तक आती है। तो शराज, आपको क्या लगता है कि मुआशी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं इसमें किस सेक्टर को ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, या सबके चैलेंजेस, सबके मसाइल अलग अलग हैं लेकिन सब एक ही कश्ती में सवार हैं? देखिए, टेक्सटाइल की बात आपने की, जिनिंग से लेके, कॉटन जिनिंग से लेके मेडअप गारमेंट्स तक, पूरी की पूरी टेक्सटाइल चेन डिस्टर्ब है। जब इसमें से 2-3 सेक्टर भी डिस्टर्ब होंगे तो वो पूरी चेन मुतासर होगी। इस वक्त जो फजील ने बात की है कि छोटा ताजिर जितना परेशान है, आपकी सोच है। अभी गवर्नमेंट जिस तकलीफ से छोटा ताजिर गुजर रहा है, जिस तरह से फजील ने बताया कि 60 से 70 रुपए यूनिट कॉस्ट कर रहा है आपको, इन हालात में हम आपको कहें जी हम आपके लिए एक नई स्कीम लेके आए, ताजिर दोस्त स्कीम। वो बेसिकली ताजिर दुश्मन स्कीम है। उसमें क्या हो रहा है, आपके बिजनेस वॉल्यूम को देख के आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। आपकी दुकान का साइज कितना है और आपकी दुकान किस एरिया में मौजूद है, ये देख के आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। एरिया तो चले समझ में आता है, दुकान का साइज मुझे समझ नहीं आता। सूतर मंडी के अंदर ऐसी ऐसी दुकानें हैं जो 1 मरले की दुकान है, अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है। बिल्कुल। हाँ। फोन कॉल्स के ऊपर डीलर्स होते हैं बैठे हुए, ब्रोकर पर्ची से कॉल करते हैं, पर्ची काटते हैं, उनके पास ना कोई डिस्प्ले करने के लिए कोई प्रोडक्ट्स हैं। फिर कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो छोटे कारोबार हैं, जैसा गारमेंट्स का बिजनेस है जो बेचते हैं गारमेंट्स, वो लोकल गारमेंट्स हैं, लोकली वो मैन्युफैक्चर होते हैं। वो उनको बड़ी दुकान चाहिए क्योंकि उन्होंने गारमेंट्स डिस्प्ले करने होते हैं। हाँ। कपड़ा दुकानें, कपड़े की बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, और उनके ऊपर साइज देख के, यानी अब साइज देख के अगर आप टैक्सेस लगाएंगे तो आपकी बड़ी दुकान है, चाहे आपका कारोबार छोटा है, आपके ऊपर टैक्स ज्यादा है। हाँ। अगर आपकी छोटी दुकान है, चाहे आपका बिजनेस ज्यादा है, आपको टैक्स फ्री है। जब इस तरह का इम्बैलेंस रहेगा सोसाइटी के अंदर, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन रहेगी, तो नोबडी वुड लाइक टू बी रजिस्टर्ड इन द टैक्स नेट। कोई भी नहीं होना चाहेगा। आप लोग जो टैक्स नेट में आ रहे हैं उनको, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एयर टिकट के ऊपर आप उनको फैसिलिटीज दे दें, मेडिकल के ऊपर फैसिलिटीज दे दें, इतने % आपका इलाज मुफ्त होगा,
इतने % आपको मिल, गवर्नमेंट कर सकती है ये। अच्छा, तो फिर शराज वो टैक्सेस जाते कहाँ पे हैं अगर वो आवाम पे ही नहीं लगते हैं, आवाम के लिए सहूलियात ही नहीं है, हम अट्रैक्शन ही पैदा नहीं कर सकते, हम टैक्स नेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कारोबार हमारे अच्छे नहीं चल रहे, माशी बदहाली हमारी है, तो वो टैक्सेस फिर जा कहाँ रहे हैं, किसकी जेब में जा रहे हैं, कहाँ पे लग रहे हैं, हमें वो भी तो समझ में आए ना। लगते बिल्कुल आपको कहीं नजर नहीं आते। 180 रुपए से 450 रुपए लाहौर का टूल टैक्स हो चुका है, ठीक है। अब वो कहाँ जाता है? लाखों की तादाद में गाड़ियां जो हैं वो उनका आना जाना है, टूल टैक्स बढ़ा रहे हैं। मोटरवे फैसिलिटीज में कोई इजाफा नजर आया आपको? नहीं नजर आया। आपके रोड टैक्स बढ़ी जा रहा है, आपका गाड़ी का रोड टैक्स जो था वो अब गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से 2% या 3% कर दिया गया है। उसमें आपको रोड्स के ऊपर कुछ आपसे रोड टैक्स लिया जाता है ना, आप गाड़ी चलाते हैं तो आपसे साल बाद रोड टैक्स लिया जाता है टोकन टैक्स की मद में। तो वो उसमें कोई आपको फैसिलिटी रोड्स के ऊपर मिल रही है? नहीं मिल रही है। आपकी इनसेन तरीके से गाड़ियों की, बाइक्स की और मोटरसाइकिल्स की तादाद बढ़ रही है। आपके पास एक फ्लाईओवर था, उसको ऑपरेशनल करने में हमें तकरीबन 2 से 3 साल लग गए हैं। तो ये फैसिलिटी जैसे आपने कहा नजर लगता कुछ में नजर नहीं आ रहा। मतलब आप हमसे लें लेकिन वो फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर लगता भी हम कहें यार हमसे पैसे बड़े लिए लेकिन हमें फैसिलिटी मिल गया है। हाँ, कुछ भी नहीं। अच्छा, 2 चीजें हैं जिसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टेक्सटाइल तो चले, एक वाइट गोल्ड है, आपका धागा महंगा हो रहा है, मशीनें नहीं मिल रही, सब कुछ हो रहा है, ऑल गुड, हम गुजारा कर रहे हैं। फिर भी जिस चीज से गुजारा नहीं हो सकता वो 2 सेक्टर हैं। वो है एक एजुकेशन का सेक्टर, 1.7% GDP का आपके एजुकेशन हेल्थ के ऊपर खर्च हो रहा है। हेल्थ और एजुकेशन, इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर तवज्जो देने की इतनी जरूरत है। 7,000 मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास आउट कर चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं और जॉबलेस बैठे हैं। और ये बहुत ही एक खतरनाक सूरत हाल है कि हमारे जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं हम वही पूरी नहीं कर सकते, जिसमें तालीम और हेल्थ है, जिसपे हम बार हर रोज बात कर रहे होते हैं। और जूं कि तो सिचुएशन है, सूरत हाल क्या है, कैसे बेहतर हो सकती है, इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कारोबार मुतासिर हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासिर हुई है और पावर लूम के बंद हो जाने की वजह से फजील मुलाजमतों के लिहाज से अगर देखें तो कितने लोग बेरोज़गार हो गए। इस वक्त बेरोज़गारी की जो शरह है वो बढ़ने में इसने कितना किरदार अदा किया है? देखें जीनत, जो सिर्फ पावर लूम सेक्टर से वाबस्ता मजदूर थे वो तकरीबन 45 से 50 हज़ार एक साल के अंदर मजदूर बेरोज़गार हुए हैं। और इसका मतलब ये है कि आपके 45 से 50 हज़ार ख़ानदान जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। और ये ख़ानदान के अंदर अगर आप एवरेज 4 से 5 लोग देखें तो ये तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग वो बनते हैं जो जिनके मुंह से 2 वक्त का नवाला जो है वो छिन चुका है। हालात ये पैदा हो चुके हैं। और ये सिर्फ फैसलाबाद शहर की बात है, ये मुल्क की बात नहीं। आपके फैसलाबाद के अंदर ये हालात जो हैं वो 1 साल के अंदर पैदा हुए हैं। और उसकी बड़ी वजह यही है कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए महंगी बिजली, बढ़ते हुए टैक्सेस, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, और ऊपर से फिर जो IPPs के मुआहदे हैं वो आपकी इंडस्ट्री को निगल चुके हैं। ये सिर्फ लोकल इंडस्ट्री नहीं, बड़ी इंडस्ट्री जो है उसको भी वो IPPs के मुआहदों ने निगला है। भाट साहब को याद होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, एक मिल मालिक थे फैसलाबाद के, एक नामवर मिल मालिक, उसके पास हम बैठे थे तो उन्होंने कहा कि हालात ये हो चुके हैं कि हर साल जब सीज़न शुरू होता था गर्मी का या सर्दी का तो मेरा ड्राइवर जाकर 4 से 5 थान कपड़े के ले आता था। वो मेरे लिए सिलाई करवाने खुद ही दर्जी को दे देता, उसको पता होता था कि मैंने सिलवाने हैं। हाँ। कलर्स उसको और क्वालिटी का पता, वो जाकर ले आता था। और कहता है कि उसने ना मुझे कहा कि सर मैं आपके कपड़े लेने जा रहा हूँ वो सिलाई होने के लिए देने। तो वो कहता कि मैंने उसे कहा कि नहीं, जो पिछले साल सिलाई करवाए थे मैं वही पहन लूँगा, अभी हालात ठीक नहीं है। मतलब कि जैसे भाट साहब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये सिर्फ छोटे तबके को नहीं, हमारा जो बड़ा तबका है, जो अमीर लोग हैं, उनको भी महंगाई ने और हालात ने इस हद तक इस नहज पर पहुंचा दिया है कि वो अब ये देखते हैं कि नहीं, जो पहले से हमारे पास है हम उसको ही इस्तेमाल करेंगे, नए लेने की सकत नहीं रही। तो आप ये देखें कि जो मजदूर बेरोज़गार हो चुके हैं, जो ख़ानदान बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके हालात क्या होंगे। वो फिर लोग खुदकशियाँ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे।
बिल्कुल ठीक है। और अगर हम जैसे छोटे ताजरों की बात कर रहे हैं शराज, तो हम देख रहे हैं कि बड़े सनतकारों के मुकाबले में और एक्सपोर्टर्स के मुकाबले में मुसलसल उनकी जो सर्वाइवल की जंग है वो जारी है। तो उनके लिए जो टैक्सेस का निज़ाम है वो कैसा होना चाहिए हुकूमत की जानिब से, या ये कह लें दूसरे अल्फाज में कि हुकूमत को उनको रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए ताकि एटलीस्ट वो अपनी सर्वाइवल की जो जंग लड़ रहे हैं मुसलसल, इसमें किसी हद तक उनमें बेहतरी आ सके, कारोबार अच्छे से कर सके, अपना घर अपना खानदान अच्छे से चला सकें। देखिए, मैंने पहले भी बात कर रहा था, इनकम्प्लीट रह गई, वो यही थी कि हुकूमत आपके टैक्स पेयर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कहाँ पर कर सकती है कि आपके बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों के अंदर अगर आप पढ़ाते हैं तो आपके बच्चों को इतना % डिस्काउंट मिलेगा जी। आपकी ट्रैवलिंग थोड़ी सस्ती हो जाएगी, रेलवे हो जहाज़ हो, आपकी मेडिकल सहूलियात आपको दे दी जाएँ तो 10% हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आपको जो है वो मराहत मिलेंगी। हाँ जी। आप देखें बाकी लोग किस तरह टैक्स पेयर बनते हैं। लोग यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ, करोड़पति हमने लोग देखे हैं, फजील को पता होगा, जो जिनके पास इतना पैसा है कि ख़त्म नहीं होगा, उनकी 10 नस्लें में बैठ के खाएं, स्टिल उनको स्टेज के ऊपर बुला के कोई सवेनियर दें या टोकन ऑफ लव दें ना, चाहे वो एक कप भी हो चाय पीने वाला, दे विल फील प्राउड कि यार मुझे कुछ मिला। हालांकि उनको जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन वो जब मिलता है एक गिफ्ट के तौर पर, टोकन ऑफ लव के तौर पर, सवेनियर के तौर पर, तो वो एक अच्छा लगता है, मुझे कप मिला आज। तो लोगों को आप फैसिलिटेट करेंगे तो आपको 2 गुना ज्यादा आपको टैक्स पेयर नजर आएगा। आप टैक्स पेयर के ऊपर अपना शिकंजा मजीद सख्त करेंगे, जो नॉन टैक्स पेयर है वो तो हंसेगा कि अच्छा मैं टैक्स पेयर नहीं बना, ठीक है, मेरे साथ तो ये होना था, तो अच्छा मैं बचा हुआ हूँ हुकूमत के शिकंजे से। तो इस वजह से आपकी इकोनॉमी भी मोर देन 50% जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। आपके लोग टैक्स पेयर नहीं बनना चाहते क्योंकि उनको मराहत नहीं मिलती है। बाहर आप किसी भी कंट्री, यू नेम इट, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ पर टैक्स पेयर को बड़ी बड़ी ऑनर दी जाती है, वहाँ पर उसको ऑनर दिया जाता है, हर जगह पर उसको ऑनर दी जाती है। हमारे सिवाय 1-2 चीज़ों के कि आपके गाड़ियों के टोकन टैक्स जो हैं उसके ऊपर टैक्स पेयर को थोड़ी सी मराहत है, बस एक आधी चीज़ और होगी। इसके बाद अगर आपका NTN बना हो तो मैं कहता हूँ कि आपको डिफरेंस नज़र आना चाहिए। आप ना जो आपकी कतारें लगी हुई ना मुख्तलिफ इदारों के बाहर बिल जमा करवाने के लिए, वहाँ पे आप कर दें जी, लिख के लगा दें NTN पेयर के लिए कोई कतार नहीं होगी, उसका डायरेक्ट बिल जमा होगा। जैसे आपके मोटरवे पे होता है ना कि वो आप जब टोल प्लाजा में जाते हैं तो ऑलरेडी आपका उसमें कार्ड बना हो तो आपको रुकने की जरूरत नहीं होती, आप क्यों में नहीं लगते। सेम यही छोटी छोटी चीजें हम दूसरे सेक्टर्स पे भी अगर इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि हेल्थ के हवाले से मैंने बात की, एजुकेशन के हवाले से बात की, ट्रैवलिंग के हवाले से, तो ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होंगे और टैक्स नेट हमारा बढ़ेगा, हुकूमत को कोई सख्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हमेशा से हम बात करते आए हैं इंटरटेनमेंट के हवाले से, क्योंकि इतने ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं तो हर किसी को चाहिए होता है कि दिन भर की आपकी हैक्टिक रूटीन के बाद जब आप घर को वापस आएँ तो हर किसी का मिजाज अलग होता है, हर किसी का मूड अलग होता है। और हमने देखा है कि हमारी मौसीकी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है और शायरी कुछ लोगों को पढ़ने का इतना ज़ौक होता है कि वैसे तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आजकल बुक्स पढ़ने का जो रुझान है वो कम हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर शायरी, गज़लें, मुकालमे इतना धड़ाधड़ चल रहे होते हैं और नया नया टैलेंट हमारे सामने आ रहा होता है, तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी जो है, हमारे इंटरटेनमेंट के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वो बढ़ गए हैं। मौसीकी और शायरी का हमेशा से एक तालमेल रहा है, हमेशा से एक उनका आपस में जो हसीन सा कम्बिनेशन है वो रहा है, और हमारे चेहरों की मुस्कुराहटें, हमारी जहनी सुकून के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायरी को अगर हम देखें तो कम अल्फाज में हम अपने जज्बात का बहुत खूबसूरती से इजहार करते हैं, सेम इसी तरह से मौसीकी को देखें तो कम अल्फाज में हम गा कर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे जज्बात के इजहार के लिए बेहतरीन काम करती हैं। तो आज हमारे साथ बड़ी ही 2 ज़बरदस्ती पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। एक का ताल्लुक शायरी से है और दूसरे का ताल्लुक मौसीकी से है, और मौसीकी भी वो जो सूफ़ी कलाम है। वैसे स्पिरिचुअली आप बड़ा अच्छा फील करते हो जब आप सूफ़ी कलाम सुनते हो, फोक म्यूज़िक सुनते हैं, और बड़ी ही ज़बरदस्त इनका काम भी है। और
और बड़े ही लोगों में मशहूर भी हैं। तो इनसे आज जानेंगे कि अपनी अपनी डोमेन में इनको कौन से चैलेंजेस का सामना है, किस तरह से आज भी ये शायरी को और मौसीकी को, फोक म्यूजिक को जिंदा रखे हुए हैं, इस रवायत को आगे बढ़ा रहे हैं, और सोशल मीडिया का इसमें कितना इंपॉर्टेंट किरदार है। तो इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारे साथ पंजाबी शायर बड़े ही मशहूर हैं, फैसलाबाद की बड़ी जबरदस्ती पर्सनालिटी हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। AH आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के साथ समर अब्बास खां हमारे साथ मौजूद हैं, फोक सिंगर हैं, सूफी कलाम पढ़ते हैं और अपना म्यूजिक कंपोजर भी खुद ही म्यूजिक कंपोज करते हैं और मजेदार सी खूबसूरत सी धुन बनाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आजकल उनकी क्या मसरूफियात चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? समर आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर, शायरी की जैसे मैंने बात की है, तो शायरी एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने का। पंजाबी शायरी की जब बात आती है तो पंजाबी से वैसे ही हमारा बड़ा लगाव रहता है। आज के दौर में आप क्या देख रहे हैं कि पंजाबी शायरी, किताबों का पढ़ना और ये सब चीज़ें, इसका ट्रेंड हम देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल में बड़ा कम हो गया है। तो आप इसमें कितना इंपॉर्टेंट किरदार देख रहे हैं कि अदब के लिहाज से पंजाबी शायरी का जो मुकाम है, क्या इस वक्त उससे वो हासिल है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। असल में शायरी जो है ना, मैं तो समझता हूँ कि आप पूरी दुनिया को हम देख लेते हैं तो किसी न किसी सल्तनत के पीछे एक शायर खड़ा होता है। Exactly. जिस मुल्क में हम रह रहे हैं इसके पीछे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है। बिल्कुल ठीक है ना, उनकी सोच है। और शायरी के हवाले से एक लाइन से मैंने जिंदगियां बदलती हुई देखी हैं। फिर पंजाबी शायरी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हमारा आगाज ही बाबा फरीद से होता है। हमारे पंजाबी के पहले शायर बाबा फरीद हैं और यही सिलसिला बाबा फरीद है, बुल्ले शाह, शाह हुसैन है, बहू सुल्तान है, मियाँ मोहम्मद बख्श, ये सिलसिला हमारा चलता रहा है। और मैं देखता हूँ कि इंसानियत के हवाले से और इस्लाम के हवाले से जितनी अच्छे तरीके से तबलीग जो है पंजाबी शायरी ने की है, लोगों को बदला है जिस तरह से, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही है वो बिल्कुल सच है कि आज हम देखते हैं तो हम किताबों से दूर हो गए। अच्छा, उसकी दो वजह हैं। एक तो ये हुआ कि किताब इतनी महंगी हो गई कि कुव्वते खरीद से बाहर निकल गई। सही, ठीक होगा। दूसरा, अचानक ऐसा हुआ कि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, अब सोशल मीडिया आ गया, तो मैं देख रहा हूं कि लोग कुरान पाक को भी मोबाइल पे ही पढ़ रहे होते हैं, शायरी भी मोबाइल पे पढ़ रहे होते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बड़ा किरदार है सोशल मीडिया का, लोग बड़ी आसानी से इस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन किताब जो थी उसकी एक अपनी अहमियत है और इसका अंदाजा आप यहां से लगा लें कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने पैगंबरों पर किताबें उतारी हैं। बेशक। अच्छा, किताब जब हम हाथों में हाथों की रेल बना के जब हम किताब रख के पढ़ते हैं ना, तो इसका तल्लुक ना रूह के साथ जुड़ता है। तो जब मोबाइल पे हम किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो ये पोटों से नीचे नहीं जाता वो ना। हाँ। उसका जो असर जो हमारी जिंदगियों पर होता था वो नहीं हो रहा आजकल। हाँ। और इसके लिए जरूरी है कि हम फिर नई नस्ल को जो है ना हम किताब के साथ जोड़ें। बिल्कुल। उसके लिए हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटियां जो हैं, हमारे स्कूल हैं, उनके साथीदार जो हैं उन्हें भी किरदार अदा करना पड़ेगा। और जो हमारे पब्लिशर हैं जिन्होंने किताब को इतना महंगा कर दिया है, ये मैं अपनी हुकूमत से भी कहूँगा कि कम से कम किताबों के लिए कागज इतना सस्ता हो कि आप मार्केट में जाते हैं तो अगर हमने बुखारी शरीफ भी लेनी है तो 3000 में मिलती है। मतलब आप कह रहे हैं कि महंगाई ने हमारे फन को और अदब को भी मुतासिर किया है। अब अंदाजा करेंगे ये हमारा छनोड़ बाजार फैसलाबाद का, हम इसे ना ड्राइंग रूम कहते थे फैसलाबाद का। तो पाकिस्तान के जितने बड़े नाम थे हर हवाले से, मौसीकी के हवाले से, शायरी के हवाले से, आर्ट के हवाले से, फिल्म के हवाले से, और रात को वहां इकट्ठे होते थे। 2 रुपए का चाय का कप होता था। हाँ। उस पे हम सभी बैठते थे। हाँ। और बातें होती थी। हाँ, और एक आदमी अगर वो पे कर देता था ना तो महफिलें सारी रात लगी रहती। और बड़ी जबरदस्ती बात है कि चाय पे आपने बड़े बड़े जो है वो नाम निकलते हुए देखे। चाय की एक कप और उसमें जो आपका पूरा एक वो आपका एक क्वालिटी टाइम निकलता था, उस टाइम आप बैठकर लिखते थे और मौसीकार धुन तैयार करते थे। ये बड़े खूबसूरत सी चीज है। अच्छा समर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आजकल तो मॉडर्न म्यूजिक का बहुत दौर है,
आज के दौर में और इतना यंग एज में आप मौसीकी के साथ जुड़े तो हैं, लेकिन आपकी बिल्कुल बीट अलग है, बिल्कुल आपका सेक्टर अलग है, सूफीज़म एक बहुत अलग म्यूज़िक है। तो ये किस तरह से हुआ जहाँ पे आज का नौजवान जो है वो मॉडर्न म्यूज़िक सुनना चाहता है, और सोशल मीडिया पे भी हम हर तरफ देखते हैं कि म्यूज़िक आए रोज़ कोई ना कोई एल्बम आ रहा होता है। तो आपका सूफीज़म के साथ ये ताल्लुक, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ताल्लुक सूफीज़म का रूह के साथ है, क्योंकि हमारी एक ये धरती जो है औलिया कराम की धरती है। यहाँ पे मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, बाबा बुल्ले शाह जी हैं, वारिस शाह जी हैं, बाबा फरीद हैं। तो इस हवाले से एक रूह के हिसाब से मैंने चूज़ किया ये। मैं करता था पहले, मैं फोक के हवाले से कुछ जो चल रहा है, बट थोड़ी समझ लगी कि ये तो और एक चक्कर है। वो समझ कैसे आई? वो एक पॉइंट होता है ना कि आपको कभी रियलाइज होता है कि अच्छा ये मेरे लिए है, ये मौसीकी है, इस तरह से मुझे मौसीकी करनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कुछ सिंगर हैं सूफी, जैसे मैडम आबदा परवीन जी हैं, हमारे काफ़ी और सिंगर्स हैं, ओल्ड सिंगर्स हैं, तो उनसे इंस्पायर्ड मैं हुआ। मैंने कहा कि ये मतलब एक इल्म वाली भी बात होती है। मैं जब नया कुछ याद करता हूँ, लिखता हूँ, तो उसमें मुझे काफ़ी सीखने को कुछ मिलता है। ये दुनिया के हवाले से ये कुछ आगे, इवन जो बड़े हैं वो फ्यूचर कुछ प्लान कर गए हैं, लिख गए हैं। मतलब जो अगली बातें हैं ना वो लिख के गए हैं। बिल्कुल। तो ये है कि मुझे अच्छा लगा ये कि एक बड़ा खूबसूरत, एक तो इसमें इल्म की बातें भी होती हैं, अगले को बंदा जैसे समझा भी सकता है। तो इस हवाले से आपको लगता है कि सूफीज़म सुनने वालों की तादाद उतनी है जितने कि मॉडर्न म्यूजिक सुनने वालों की है, या इसमें कुछ कमी है, या बड़ी लिमिटेड सी ऑडियंस है? बिल्कुल लिमिटेड है। उसमें ये है कि ये जो हमारा गाना है, ये इसकी एज थोड़ी ज़्यादा है। आजकल के सॉन्ग्स आ रहे हैं, आपको पता है 3 दिन 4 दिन, उसके बाद ज़रा आपको पता ही है। हाँ। तो ये है कि ये हम इसको इस तरह लेके चल रहे हैं कि हम चले भी जाते हैं तो पीछे नाम रह जाता है कि यार ये लोग ये करके गए हैं, क्योंकि ये पढ़ा लिखा काम है। बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा आतिफ साहब, ये बताइएगा कि जैसे पंजाबी शायरी है, शायरी तो किसी भी तरह की हो, कलम से हर कोई करना नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। तो आप जब लिखते हैं तो क्या उसके पीछे क्या सोच होती है, क्या नुक्ते नज़र होता है जिसको आप अपने माइंड में रखते हैं एंड देन आप शायरी करते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि शायरी जो है ना, ये जिस तरह आपने कहा, ये खुदादार सलाहियत, बिल्कुल ये एक इल्हामी सिलसिला है, इसमें ज़बरदस्ती नहीं होती। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ज़बरदस्ती करते हैं, हम उसे अवर्द कहते हैं। एक शायरी जो है आमद की शायरी हम कहते हैं जी। एक अवर्द की शायरी होती है जो हम ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। अच्छा, जो ज़बरदस्ती की शायरी होती है ना, उसमें बात तो वो होती है जो मुआशरे को चाहिए, लेकिन उसमें वो जो चाशनी होती है, शेरियत होती है, जो शेरी हुस्न होता है, उसमें वो नहीं होता, खुरदरापन होता है उसमें ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो शायर अदीब लोग हैं, जो लखारी हैं, ये मालिक कायनात ने ना दुनिया से थोड़े से मुख्तलिफ पैदा किए हैं। इनकी रूह कुछ और तरह की होती है। ये हम देख रहे हैं, ये ऑफिस में हम बैठे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन ये इसकी नजर जो है ना दीवार के पीछे भी जाती है, ये डीपली जाके देखता है। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरों के दर्द जो होते हैं वो इसलिए वो भी देखने होते हैं, वो भी लिखने होते हैं। असल में ज्यादा शायर अपने लिए नहीं लिखता, ये लोगों की बातें होती हैं, लोगों के लिए लिखता है, लोगों के दुख, लोगों की हंसी, और वो ही उन्हें लौटा देता है, उन्हीं की जो चीजें होती हैं। हाँ। तो असल में बात ये होती है कि शायरी से जिस तरह मौसीकी का रूह से तल्लक है, इसी तरह शायरी का भी है, इनका चोलिंदा मन का साथ है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी शायरी को अच्छा गायक जब मिलता है तो वो अमर हो जाती है। हाँ, हम फैसलाबाद के हवाले से हम देखते हैं, नुसरत खान साहब थे हमारे, बड़ा नाम है दुनिया का, उन्होंने जिन जिन लोगों को गाया तो वो अमर हो गए। अब जितनी जब तक कायनात है, जब तक नुसरत के गीत सुने जा रहे हैं, उन लोगों को सुना जाता है। लेकिन हमारी जो शायरी जो हम करते हैं, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अच्छा, शायरी के बहुत से पहलू होते हैं। एक नगमा निगारी है, गायकों के लिए गीत लिखे जाते हैं। जी। अच्छा, कुछ लोग, आज मुदाइया शायरी का दौर है, ये इस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, तो जो अदब की शायरी है ना, जैसे हम अदबी शायरी कहते हैं, मैं समझता हूँ आज उसका वो जमाना जो था ना हमारे हाथों से निकल रहा है। संजीदा शायरी सुनने वाले बहुत कम लोग रह गए, और ये देखते हुए सोशल मीडिया के यहाँ हमें फायदे हुए हैं
वहां हमें नुकसान भी बहुत हुआ है। अब सोशल मीडिया ने ऐसा किया कि एक नया आदमी आता है, उसे शायरी की समझ भी नहीं है, उसके अगानों से भी वाकिफ नहीं है, उसे ये भी नहीं पता कि मिस्री को किस तरह बनाया जाता है, लेकिन पब्लिक सुन रही है, उसे पसंद कर रही है, वो लोगों में वायरल हो जाता है, वो उसे लोग पसंद करते हैं। एक बहुत अच्छा शायर है, हाँ। वो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा, लेकिन शायर बहुत अच्छा है। हम यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जब जाते हैं ना, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। वहां जब मज़ाहिया शायर होते हैं तो पब्लिक उन्हीं के लिए आई होती है ज्यादा। आज जो हुआ है, संजीदा जो शायर होते हैं उन्हें सिर्फ, जिस तरह सूफीइज्म की हम बात कर रहे थे पहले, तो सूफीइज्म को सुनने वाले कम हैं। हाँ, इसी तरह संजीदा शायरी के लिए भी ऑडियंस कम रह गई है। इनमें कुछ तो हमारा मामला है, कुछ असातिज़ा जो है। बिल्कुल ठीक है। आतिफ साहब, मैं थोड़ी सी आपकी बात को यहीं से काटूंगी और हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा इंतजार भी करें, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी परतें खुलेंगी और भी बड़ा सारा खूबसूरत सा हमारे मौसीकी भी हम सुनेंगे, शायरी भी हम सुनेंगे। लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक, छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं सिटी एफ एम। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात करें मौसीकी और शायरी के हवाले से, क्योंकि इन दोनों का चौली दमन का साथ है। दोनों एक एक साथ ही चलते हैं, पैरेलल एक दूसरे के साथ चलते हैं। क्योंकि अच्छा अगर लिखारी है, वो कुछ अच्छा लिखता है, अच्छे शायर के पास उसकी अच्छी शायरी है, तो अगर उसमें थोड़ा सा म्यूजिक का तड़का लग जाए तो उसकी जो क्वालिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा समझ, जैसे हम बात पहले कर रहे थे कि सोशल मीडिया का जो दौर है बड़े सारे फायदे दिए हैं, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो टैलेंट है उसको कैसे फरोग दे सकते हैं, और ये कितना ज्यादा मददगार साबित हो रहा है आज के यंग टैलेंट के लिए? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है। अभी ये जो चल रहा है दौर सोशल मीडिया का ही है, तो इसमें ये है कि थोड़ी स्ट्रगल है, थोड़ी मेहनत है, बट ये है कि जो अच्छा करने वाला है उसे उसका, जैसे सर ने बात की कि एक ये दौर आने वाला है, जो अच्छा भी दौर इंशाल्लाह वो आने वाला है इंशाल्लाह। तो हम यही सोच में हम लोग लगे हुए हैं। बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि मैं पहले खुद ये जो आम रूटीन में चल रहे हैं सॉन्ग्स, तो मैं गाता था, तो मैं शोज पे जा रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ। तो स्टार्ट ये मैंने जब किया सूफी के हवाले से, तो काम हो गया। हाँ, इतना फिर सुना नहीं जाता, उस लेवल के शो नहीं हमें आते, तो अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि जैसे ये सूफी लोगों को समझ आना शुरू हो गई है कि यार ये तो बस एक दो दिन की बात होती, ये दिल में बसने वाले, जहन में रहने वाले ये जो सूफीइज्म है वो चीजें होती हैं। तो सोशल मीडिया के हवाले से ये बड़ी खूबसूरत है कि आप मेहनत करें तो उसका सिला आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, और इसके जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैं सर से ऑफ कैमरा भी पूछ रही थी कि मुशायरों के हवाले से, वो भी हम इनसे भी जानेंगे, लेकिन क्या कॉन्सर्ट जैसे होते हैं, सूफी कलाम सुनने वालों का उतना आप हजूम देखते हैं, उतनी बड़ी तादाद में लोग सुनने के लिए आते हैं जितना कि आजकल मॉडर्न म्यूजिक की तरफ लोगों का रुझान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस लेवल के लोग नहीं। कुछ लोग आते हैं, लेकिन हमें ये होता है कि थोड़े लोग भी आ जाए ना, तो हमें मजा आता है कि यार आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं लोग। तो इंशाल्लाह वही बात है बड़ी जल्दी ये एक सुबह होने वाली है इंशाल्लाह हमारे लिए भी, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पढ़ी लिखी बात करें, आगे जो नई नस्लें आ रही हैं हम बताएं। मैं भी यंग एज में ये स्टार्ट हुआ हूँ कि मतलब मुझे भी कुछ समझ आई कि यार ये सारा कुछ है, तो कोशिश कर रहे हैं हम कि इसको आगे लेके जाए इंशाल्लाह जरूर। और ये म्यूजिक हर तरह का सुना जाना, चाहे वो क्लासिकल है, फोक है, किसी भी तरह का, हर एरा में इसकी बड़ी एक इम्पोर्टेंस रहती है, हर एक एरा में इसके सुनने वालों की बड़ी रहती है। अच्छा सर, जैसे मुशायरे के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो आप मुझे बता रहे थे कि मुशायरा पहले स्टार्टिंग में किस तरह से जब आपने शुरू किया था, मैं जरूर चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएं। अगर हम मुआवजा करें तो आज क्या उतनी तादाद में लोग सुनने आते हैं मुशायरा, और आप उतनी ही तादाद में आपके पास मुशायरे होते हैं जितना कि स्टार्टिंग में थे? असल में जब नया नया, ये 83 की बात है जब मैंने मुशायरे पढ़ने शुरू किए, बहुत बड़े लोग थे फैसलाबाद में उस वक्त, बड़े नाम है, कुछ लाहौर चले गए। उस जमाने में सुनने वाले बहुत ज्यादा थे सिटी में, शहरों में। तो फैसलाबाद में जुमे के रोज कम से कम 20 मुशायरे होते थे सिटी में। अच्छा, हाँ। अच्छा, फैसलाबाद सिटी में 2-3 मुशायरे होते थे। शौक रिफानी साहब के यहाँ मुशायरा होता था जुमे के रोज, जी हर जुमे को होता था। शौक रिफानी साहब के यहाँ होता था। बज़्म सदफ होती थी, फिर हल्का अरबाब ज़ौक़ का एक प्रोग्राम होता था। इसके अलावा
छोटी छोटी और बड़ी तंजीमें थी फैसलाबाद में। फिर गुलाम अहमदाबाद में एक हफ्ते में 3-4 मुशायरे होते थे। इसी तरह समनाबाद में 3-4 मुशायरे होते थे। ये बिल्कुल अर्ली जब आपने स्टार्ट किया था, ये तब की बात है। ये 3-3 मुशायरे हम एक दिन में पढ़ लेते थे। हाँ। तो होता ये था कि मुशायरों की एक तरतीब होती है कि जो छोटे शायर होते हैं पहले पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, उस वक्त हम बच्चे थे तो हमारी बारी सबसे पहले आती थी। हमने एक मुशायरे में पढ़ना, चबारे पे मुशायरा होता था, बड़ी खूबसूरत बात है। तो हमने मुशायरा पढ़ने के बाद ना आहिस्ता आहिस्ता खिसक के ना अपने जूतों की तरफ आना। अच्छा, फिर अपने जूते पकड़ने, सीढ़ियां उतरनी तो नीचे जूते पहन के दौड़ के दूसरे मुशायरे में दाखिल हो जाना जाके। इस तरह मुशायरे होते थे। अच्छा, उस वक्त पेपर मीडिया का दौर था। अच्छा, पेपर मीडिया जो था वो शायर उद्योगों को बड़ी अहमियत देता था। अवाम अखबार होता था, हमारे ज़हीर कुरैशी साहब होते थे, पूरा खानदान जो अदबी था, उनके भाई बड़े अच्छे शायर, बहनें अच्छी शायरा, वालिद अच्छे शायर। तो एक बकायदा सफ़ा निकलता था हफ्ते के बाद में कि फैसलाबाद में कितने मुशायरे हुए, किन किन लोगों ने मुशायरा पढ़ा। इसी तरह जितने बाकी अखबार थे उनमें भी खबरें लगती थी। बड़े अखबार वाले भी हमको ना हफ्ते में एक टाइम देते थे, अदबी उसे हम जमाना कह सकते हैं। असल बात क्या है कि उस जमाने में एक मैं खूबसूरत बात करता हूं कि वारिशा की हीर वारिशा, एक आदमी जब बोर्ड के नीचे खड़ा होकर तो आधा गांव सामने बैठ के सुनता था। वाकई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम किताबों के साथ जुड़े हुए थे तो एक छत के नीचे हम एक साथ होते थे। बिल्कुल। जब से हमने किताबों को छोड़ दिया, हम एक छत के नीचे भी एक हम साथ बड़ा नहीं देखते थे कि हमारी, अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी बात करते हैं, किताबों पे, शायरी पे, फोकिज्म पे, सूफीज्म पे बड़ी ही जो है वो जबरदस्ती फिल्म्स भी बनती थी और ड्रामे भी बनते थे, थिएटर भी किया जाता था। तो गुफ्तगू तो इतनी खूबसूरत से चल रही है, तो समर में जरूर चाहूंगी कि इस माहौल को आप और भी ज्यादा जो है वो खुशगवार बनाएं और कुछ हमें सुनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सूफी सुनाऊंगा। जी जी जरूर। पंजाबी। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और समर की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ में हमने आपको एक खूबसूरत से सूफी कलाम पे आपका ब्रेक ली और अभी माहौल को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इस कारवां को। शायरी के लिहाज से अगर बात करें तो सर, अभी तक आपने माशाल्लाह से आपकी 3 बुक्स आप लिख चुके हैं और अभी आजकल क्या लिख रहे हैं और क्या नुक्ता नज़र है, क्या उसके पीछे की सोच है, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या हालात हाजरा पे कुछ लिख रहे हैं? देखिए, जेनवन शायर कोई भी हो, लिखारी राइटर हो, नावल निगार हो, शायर हो, वो लोगों के लिए लिखता है। मैसेज होना चाहिए उसमें ना कि जिंदगी में जो बदलाव किस तरह आ सकता है, मुआशरे में किस तरह आ सकता है। तो इसलिए फिर मुआशरे की सारी चीजों पे लिखना पड़ता है। अच्छा, तो आपका कोई अपना पर्सनली फेवरेट कोई पोइट्री जो आपको खुद की लिखी हुई बहुत पसंद हो? मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। बच्चे सारे अच्छे लगते हैं इंसान को अपने। हाँ जी। तो इस तरह तमाम तख्लीकात जितनी होती हैं वो लेकिन होती है ना कि कोई फेवरेट हो जो आपको लगे कि ये तो। लेकिन मैं वो नहीं सुनाना चाहूंगा, मैं आपको एक गजल सुनाऊंगा। जरूर जरूर। वो गजल इसलिए सुनाऊंगा कि आज उसकी जरूरत है जी। हमें आज एकता की जरूरत है, आज हमें अमन की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, जो हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। उस हवाले से मैं एक अमन के हवाले से जरूर सुनाऊंगा कि चंगी सोच दे सज्जन सारे, तेरे भी ते मेरे भी। वाह वाह। चंगी सोच दे सज्जन सारे, तेरे भी ते मेरे भी, हुण बदलणगे सोच दे तारे, तेरे भी ते मेरे भी। वाह वाह वाह। हुण बदलणगे सोच दे तारे, तेरे भी ते मेरे भी, और इको नूर तो सारियां लोआं, इन्ने सांझियां वंड ना कर। वाह 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 वाह। इको नूर तो सारियां लोआं, इन्ने सांझियां वंड ना कर, जुगनू सूरज चन्न ते तारे, तेरे भी ते वाह वाह। जुगनू सूरज चन्न ते तारे, तेरे भी ते मेरे भी, और चेते रखी विछड़ के ते दोहां तो ने जी होना। चेते रखी विछड़ के ते दोहां तो ने जी होना, भावें सैने सांझ सहारे, तेरे भी ते मेरे भी। भावें सैने सांझ सहारे, तेरे भी ते मेरे भी, और झगड़े नालों कट्ठियां हो के अपना अपना चुग लिए।
वाह वाह वाह। झगड़े नालों कट्ठिया होके अपना अपना चुग लईए, जे रब सांझे चोग खिलारे तेरे भी ते मेरे। जे रब सांझे चोग खिलारे तेरे भी ते मेरे भी। और इंज दा दरिया चढ़िया ते फिर दिल भी टह गया पुल दे नाल। इंज दा दरिया चढ़िया ते फिर दिल भी टह गया पुल दे नाल। कंडे आके लेख निहारे तेरे भी ते मेरे भी। क्या बात। कंडे आके लेख निहारे तेरे भी ते मेरे भी। और आतिफ आजा रल के रोइए अट्टियां दे विच मूंह दे के। आतिफ आजा रल के रोइए अट्टियां दे विच मुंह दे के। यूसुफ विक गए मिस्र बाजारे तेरे भी ते मेरे भी। यूसुफ विक गए मिस्र बाजारे तेरे भी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सर। इतनी खूबसूरती से आपने, इतने खूबसूरत अंदाजे बयां, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे और इसी तरह आप लिखते रहें। इतना खूबसूरत फन है ये और इतनी आपने खूबसूरती से इसे बयान किया है। ये रुझान आप नेक्स्ट जनरेशन में देखते हैं कि इस तरह की संजीदगी, क्योंकि मजाक के हवाले से हमने पहले बात की, आपने कहा कि उसका बहुत आजकल ट्रेंड है, तो कोई ऐसे नौजवान जिसमें आप अपनी झलक देखते हो, आपको लगता हो कि आपके पास कोई ऐसा आपका शागिर्द है या नौजवान नस्ल में संजीदा शायरी का वो सोच, वो समझ है, मौजूद है? हाँ बिल्कुल है। अभी मेरे पास काफ़ी मेरे शागिर्द हैं अपने जो बड़ी अच्छी गज़ल कहते हैं, बड़ी अच्छी नज़म कहते हैं। बल्कि हम मुशायरों में जाते ही इसलिए हैं कि कम से कम और सुनने वालों से हम अच्छे सुनने वाले निकालें। होता क्या है कि पहले के जो शायर थे ना, वो लिखते थे कि जमाना उनकी लिखे हुए पे चले। मुआशरे को अपनी तरफ लेके आते थे, अपनी मर्जी से राइटर चलाता था मुआशरे को। हुआ यह है कि आज का राइटर वो लिख रहा है जो मुआशरे को चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, कल्चर के हवाले से मैंने ज्यादा कल्चर पे काम किया। मैं आपको एक नज़म सुनाता हूँ, जरा देखिएगा। कल्चर के हवाले से, उस कल्चर में क्या है कि जो चीजें हम गंवा बैठे हैं। अच्छा सर, कल्चर के हवाले से जैसे शायरी आपने की और आपने कहा कि आजकल लोग जो लोग सुनना चाहते हैं वो लिखते हैं, तो समर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या आजकल का मौसीकार भी या म्यूजिक कंपोजर भी वो बनाता है जो लोग सुनना चाहते हैं, या मौसीकी का रूह से जैसे ताल्लुक है, आप जो महसूस करते हैं वो जब आप दूसरे तक पहुंचाते हैं तो लोग उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। होता ये है कि लिखा जाता है, जैसे सर बता रहे थे गजल या कुछ भी ऐसा लिखा जाता है, उसको कंपोज उस तरह किया जाता है कि वो आजकल के म्यूजिक में आ जाती है, आजकल का वो बन जाता है। आप काफी सॉन्ग्स हैं, काफी चीजें हैं सुनने को हमें मिलती हैं, उनके लिरिक्स बहुत खूबसूरत होते हैं। तो वो उस तरह का उनका म्यूजिक नहीं बना होता, गाने वाला कुछ उस तरह का नहीं होता। तो ये चीजें हैं कि मतलब ना वो लिरिक्स को जो है ना उसकी जो उसको मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलता। तो इस हवाले से थोड़ा सा हो जाता है ये चीजें। अच्छा, आप सूफिज्म, जैसे आप सारा आपका सूफिज्म से ताल्लुक है, तो कहते हैं कि आपकी डोमेन चाहे एक हो लेकिन आपको हर तरह के म्यूजिक के बारे में पता होना चाहिए हर तक। तो आप सूफिज्म से हटकर भी कोई म्यूजिक खुद भी पर्सनली सुनते हैं? जी, और सुनते हैं तो किसे सुनते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल हैं, काफी लोग हैं। चूंकि हमारा काम है, हमारा स्टूडियो है, तो हम वहाँ पे म्यूजिक प्रोड्यूस भी करते हैं, लोगों का काम करते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, तो काफी सीखने को भी मिलता है। और मैं जाती तौर पे तो स्टार्ट से ही खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, गजल के हवाले से मेहंदी हसन खान साहब, उनको, और जो सूफी के हवाले से मैडम आबदा जी हैं, उनको मैंने सुना है और उनसे इंस्पायर हुआ। तो जब अकेला होता हूँ उनको ही सुनता हूँ, उनकी ये सारी चीजें हैं। तो म्यूजिक के हवाले से तरह तरह के म्यूजिक वो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो पता नहीं क्या क्या आता है। हमारा तो काम है तो हम कर देते हैं। वो इनकी बात वही कि जैसे चल रहा है, मतलब जिस तरह का वो लोगों को मिलता है सुनने के लिए, वो सारा मामला। अच्छा, एक होता है ना कि आपका एक सर्टेन माहौल होता है, फिर आपकी क्रिएशन होती है, जैसे सर भी बात कर रहे थे कि आमद होती है, जबरदस्ती नहीं, आमद हो रही है, आप कर रहे हैं। तो म्यूजिक दिन के किस पहर में आपको लगता है कि आपके लिए बड़ा इजी है, ये आपके लिए आपका कंफर्ट जोन है? रात में आप बैठ के कंपोजिशन करते हैं, सुबह में करते हैं, वो क्या रूटीन होती है? एक्चुअली ये स्टार्ट में बात हुई थी रूह की,
तो ये कभी भी है, जैसे राग है, जैसे सुबह का एक राग है जिसे राग भैरव कहते हैं। अच्छा समय आपकी क्या रूटीन रहती है, किस तरह से, कितना मुश्किल है सारा प्रैक्टिस करना? मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद, क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जैसे प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं म्यूजिक के हवाले से, शायरी के हवाले से, तो शायरी का भी जैसे एक पूरा मूड होता है आपको। आप ये नहीं है कि कभी भी बैठे शोर शराबे में भी तो लिख रहे हैं, आपको एक आमद होती है, एक वो एहसास, वो जज्बात होता है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गॉड गिफ्ट चीज़ है। इसी तरह से म्यूजिक होता है, म्यूजिक में रियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ कितना रियाज करते हैं, कितना प्रैक्टिस के बाद आप समझते हैं कि इसमें और निखार आता है और चीजें बेहतर होती हैं, और दिन ब दिन आप कितना म्यूजिक से सीख रहे हैं? रियाज के हवाले से जैसे बात है कि हमने बड़ों से भी सुना है और खान साहब के इंटरव्यूज भी देखे हैं। जैसे सर वो शो से आते थे थके हुए सारा, तो उनका मतलब पूरा दिन में 8 घंटे रियाज होता था। 8 घंटे मतलब हमने सुना है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो वो जैसे यहाँ पे पेट पे ना ये हारमोनियम रख के ना, तो लेट के वो मतलब थके हुए होते थे, तो वो करते थे कंटिन्यू से करते। तो रियाज के हवाले से ये है कि रियाज आप पूरा दिन भी करते रहें तो रियाज प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट होता जाता है बंदा। तो इसका हमने टाइमिंग बनाई हुई है, सुबह की टाइमिंग है, जैसे आप नमाज पढ़ें सुबह की, उसके बाद सुबह का एक राग है, जैसे राग भैरव है, और भी राग हैं, उनमें मुख्तलिफ चीजें बनी हुई हैं, जैसे हमद बनी हुई है, नातें बनी हुई हैं। उस हवाले से आप सुबह का रियाज करें तो फिर सारा दिन जो है वो आम रूटीन में जो आप सॉन्ग करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस कोई भी करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि मौजूदा हालात हैं, आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत शायरी करते हैं, सब चीज़ें हैं, तो हमारे अदब को, हमारी शायरी को, नौजवान नस्ल की टैलेंट जो है आने वाला, उसने हमारे माशी हालात का उस पर कितना असर किया है? जो हमारी माशी बदहाली हम देख रहे हैं, क्या उसने अदब को भी मुतासर किया है? बिल्कुल। जैसे आपने पहले बात की थी कि 2 रुपए की चाय थी, आज तो चाय 100 रुपए की है। बिल्कुल तो वो वाली अब देखें कि अब इतना मुतासिर किया कि एक शायरा उसने एक किताब लिख ली है। अच्छा, वो चाह रहा है कि मेरी किताब पब्लिश हो जाए, मार्केट में आ जाए। अच्छा, किताब पे आज कम से कम 70,000 रुपया लगता है एक किताब पे, 300-400 किताब छापने के लिए, 500 किताब छापने के लिए। अच्छा, फिर आज ये पता है कि उसकी बिकनी नहीं है। कोई जमाना होता था कि पब्लिशर पहले राइटर को एडवांस देते थे। अच्छा, फिर वो छापता था, फिर राइटी होती थी उसकी ना, जितनी किताबें बिकती थी उसके पैसे राइटर के पास पहुंचते थे। अच्छा, आज किताब छाप के खुद ही तकसीम करनी है शायरों को, खरीदने वाला कोई नहीं है। अच्छा, फिर होता क्या है कि अब वो मुतासिर वाली बात करने लगा हूं कि किताब छाप ली उसने, उस पर लग रहा है 70,000 रुपये, और उसकी बेटी की मंगनी आ रही है। अच्छी बात। तो बेटी की मंगनी करेगा, किताब नहीं, या किताब छापेगा? वो बच्चों के लिए करेगा सारा कुछ। किताबें तो आज मुझे लगता है कि बहुत से शायरों के मरने के बाद आएंगी, जिंदगी में नहीं आएंगी उनकी किताबें। और पुराने शायर जो थे वो कुछ नहीं देखते थे बच्चों को, इसलिए पुराने आप ड्रामे देखें पीटीवी के उठा के, तो वो दिखा रहे हैं कि बच्चा बीमार है तो बाप मुशहरे पे है। लेकिन आज का प्रॉब्लम ये है, मामला ये बन गया, अलमिया है हमारा, कि हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे दूसरों के बच्चों से पीछे रह जाएं। अच्छा, आजकल जैसे मुशायरों की तादाद भी कम हो गई है, सुनने वालों का हजूम भी कम हुआ है, तो इसमें फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल की अगर हम बात करें तो वो कितना मौसर किरदार अदा कर रहा है? किरदार तो उनका बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें बजट कम मिलता है, उनका कसूर नहीं है। मैं काउंसिल से मेरा बड़ा तौल्लुक है पुराना, हमें मिलता है वहां से कुछ ना कुछ प्रोग्राम निकलते रहते हैं, वो हमें देते रहते हैं, लेकिन वो उतना ही किरदार अदा कर सकते हैं। फैसलाबाद में अगर गायक और शायरों को और आर्टिस्टों को हम देखते हैं तो सैकड़ों में है। तो बजट तो उन्हें मिला है 10 शायरों के लिए एक मुशायरे का, तो सबको तो नहीं बुला सकते वो ना। इसी तरह गायकी है, तो इसलिए मुतासर तो सभी हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिस मुल्क में, जिस देश में फनून लतीफ़ा पीछे चला जाएगा ना, वो देश आगे कभी नहीं जा सकता। दुनिया की तमाम दुनिया को, अरबों को देख लें आप, रशिया को देख लें, अमेरिका को देख लें, कि जब रशिया अपने अरूज पे था, सुपर ताकत था, तो उस जमाने में रशिया का अदब दुनिया का सबसे बड़ा अदब था। और नावल जिस तरह का रशिया में लिखा जाता था, कहीं नहीं लिखा जाता। अच्छा, इसी तरह
फनून लतीफ़ा को अमेरिका ने प्रमोट किया, वो आगे निकल गया। इंडिया में शायरों, दीपों, फनकारों को इज्जत दी जाती है तो वो आगे निकल गया। असल में इनका किरदार क्या है, हाँ। इनकी वजह से होता क्या है? अच्छा, इन फनून लतीफ़ा की वजह से गायकी है, शायरी है, ये एक ही है सारा, मुसव्वरी है, बिल्कुल ड्रामा है, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले इनकी वजह से मुआशरे का चिड़चिड़ापन खत्म होता है। अच्छा, रिलैक्स होते हैं ये लोग ना, लेकिन ये पीछे जाने के बाद क्या होता है कि हमारे घरों में छोटी छोटी बातों पे हम एक दूसरे से झगड़ते हैं। सारा दिन आप थक के घर जाते हैं, अपने रिलैक्स होना है। मौसीकी और शायरी दोनों जब मिलते हैं ना तो आपको रिलैक्स, मुझे दुख है तो मैं एक गीत ऐसा सुनता हूँ, हाँ, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ सुनने के बाद। बिल्कुल ठीक है। और जब भी हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, जब भी हम टेंशन में होते हैं, तो यही दो चीजें रह जाती हैं, शायरी और मौसीकी, और ये रूह की गज़ा भी है। और समर मुझे बता भी रहे थे कुछ पंजाबी का बड़ा जबरदस्त सा समर ने किया है, तो मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो आप तमाम देखने वालों के लिए अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियां पैदा करें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और इख्तिताम हम करेंगे समर की खूबसूरत सी आवाज पे। जी समर। हाँ जी, बिल्कुल पंजाबी है, जैसे बोलियां आप समझते हैं।